जमाने में जब डिजिटल टेक्निक का युग है, ऐसे में लाइब्रेरी और पुस्तक लिखने में जैसे विषय पर आजकल कुछ डाउट दिखने के लिए मिल रही है। आज किताबों के हमारे जीवन में कितना महत्व रह गया है, आज पुस्तक लेखन का भविष्य कैसा है, मीडिया में पुस्तक लेखन का कैसा परिदृश्य है, मीडिया शिक्षण में पुस्तक का क्या इम्पोर्टेंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किताब, इनसे संबंधित बहुत सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर आबिद अली जी सर हैं। दूरदर्शकों के आपका लंबा भविष्य और अनुभव मीडिया शिक्षण में कैसे गुजर रहे हैं और आप इन मीडिया लाइन में आपका जीवन कैसा रहा है, आप उसके बारे में हमें बताइए। दास्य यादा पुस्तक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आ चुकी है, तो आइए पुस्तक से जुड़े अनेक जिज्ञासों से संबंधित बात करेंगे। हमारे बीच में आज डॉक्टर आबिद अली जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है, प्रेजेंट सिचुएशन में बुक राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? सवाल गीतांजलि ये बहुत गंभीर है। भारतीय संस्कृति की बात करें और ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखेंगे जब हम लोगों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा और जब इंसान होमो सेपियन जिसे हम कहते हैं आदि मानव से निकलकर अभी जो हम लोग अभी प्रेजेंट जो मानव है, ये उस वक्त जब पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो हम लोग एक्सप्रेशंस का यूज करते थे, है ना। आज जो व्हाट्सएप पर स्माइली आता है उसको, या हम लोग शॉर्टकट में कुछ चित्र बना देते, तो ये वो वक्त था जब हमारे इंसान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स थी। तो फीलिंग को जो भी मेरे अंदर इमोशन रहता था, एक्सप्रेशन, उसको मैं स्माइल करके, गुस्सा ऐसे मुंह करके, है ना, तो इससे मालूम पड़ता था सामने वाले को ये गुस्सा है। या उधर से हम लोगों ने शुरुआत की जिसे हम संचार कहते हैं, नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो भीति चित्र, आपने अजंता अलोरा गुफाओं की बात सुनी है, वहां पर आपने देखा होगा खतरे के निशान में एक वो खोपड़ी रहती है, 2 हड्डी रहता है, वो कहां से आएगा, किधर से आया। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग गुफा में रहते थे तो शेर गुफा में है, हमको मालूम नहीं है, हम अंदर गए, उसने मारा, तो दूसरे ने देख लिया तो उसने अंदर से क्या वो हड्डी और वहां पे ऐसा रख दिया कि अगर आप भी अंदर जाएंगे तो शायद आप मारे जाएंगे। ऐसा करके ये एक सिंबॉलिक जो लैंग्वेज हो गई, भाषा, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाने का जरिया, जो कि हम मीडिया एजुकेशन में पढ़ते हैं। धीरे धीरे और सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर हम सिंबल से आगे बढ़कर स्टैंपिंग का दौर आता है। सेकंड सेंचुरी में हम लोग स्टैंपिंग करते हैं। जैसे क्या अभी आप देखेंगे होली पर हम लोग ना आलू को काट के 420 ऐसे स्क्रैच करते हैं उसको, और उस पे हल्का सा कुछ लेयर लगाते हैं और किसी को ऐसे स्टैंप करते हैं तो उसके ऊपर वो 400 भी सीधा छप जाता है। देखा कभी ऐसे आलू का? हम लोग होली पे खेलते हैं ना। वो भी हमारा प्रिंटिंग का पहला दौर था। और अब तक जो थी बातें एक्सप्रेस तो हम कर लेते थे लेकिन उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे उस दौर में। तो ये जो स्टैंपिंग का जो टेक्निक आया है ना, उस वक्त प्रिजर्वेशन की जब बात आई तो हमने क्या किया, श्रुति जिसको हम बोलते हैं, हम सुनकर आगे अपनी पीढ़ियों को वही लेगेसी देते थे। चाहे वो धर्म की बात है या अपने बहुत सारे जो मानव समाज को आगे बढ़ने की बात आती है, तो हमारा जो विकास हुआ वो था जनश्रुति जिसे हम कहते हैं। तो हम सुनकर अपने बात को आगे रखते थे। ऐसा लगा कि सुनने में कुछ हमने कहा, कुछ आधी बात रह गई, कुछ कम गया, तो ऐसा कुछ हो जाए कि जो बात मैंने कही है वो एज इट इज आप तक पहुंचे, ऐसा कोई माध्यम ढूंढा जा रहा था। नतीजतन आप देखेंगे कि ये जो दूसरी सदी में, सेकंड सेंचुरी में स्टैंपिंग का ऑप्शन आया और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते 14वीं शताब्दी में 1456 के आसपास गुटेनबर्ग ने एक लेटर प्रेस मशीन निकाली जिस पर हमने फॉन्ट साइज बनाया और लिखा, और अब तक हम बोलना सीख गए थे, हमने लिखना थोड़ा सा सीखा था और कुछ चीजें हमने लिपि बना लिया था। ताड़पत्र पर लिख रहे थे,
खाल पर लिख रहे थे, शिलालेख जिसको हम कहते हैं ना, पत्थरों को उकेर कर लिखने का तरीका हमने सीख लिया था। उससे कुछ चीजें प्रिजर्व होने लगी। सपोज आपने कुछ स्टोन पर लिख कर छोड़ दिया तो वो कई हजार साल तक ऐसे रह सकता है, समझ रहे हैं ना। ऐसा ही करके जो मामला चला, और फिर 1400 शताब्दी में जब गुटेनबर्ग ने लेटर प्रेस मशीन बनाई तो क्रांति हो गई। अभी मैं एक साथ हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता था, और उसको मैं कागज पर प्रिंट करके एक साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता, और जो मेरा मैसेज था वो एज इट इज आप तक पहुंच सकता था, और उसको मैं हजारों साल तक प्रिजर्व करके रखूं, ऐसा क्या हो सकता है। तो फिर ये हुआ कि ये कागज जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा, तो उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। स्याही खराब तो नहीं हो जाएगी, उसका कोई मटेरियल। हमने धीरे धीरे उसको आविष्कार आवश्यकता की जननी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो सीखा किया, और फिर हमने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को ले लिया। अभी ये टेक्नोलॉजी, इधर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे साथ थी, दूसरा था कि लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है और एक्यूरेट पहुंचानी है। इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? तो हमने टैम्पलेट और वो छोटा छोटा काम सीखा, न्यूज़पेपर सीखा, ऐसा सब काम किया। लेकिन उसमें ही एक और जो सबसे अच्छा निकल कर आया था वो था बुक, किताब। यहां से शुरुआत होती है किताब। किताब माने आपने बहुत अरसे से कुछ लिखा, कुछ सोचा, और उसको अपने जीवन के गहन अध्ययन को, रिसर्च को, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को आपने उस बुक में डाला, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं जल्दी से कर सकते, और उसको एक बार लिख दिया तो कई सालों तक वो चलने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरा सोच समझ कर, जब पूरा शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने फिर उस पर जब काम किया तो वो बुक राइटिंग किया। मकसद क्या था कि अच्छी अच्छी सूचनाओं को, विषयों को, सब्जेक्ट्स को हम राइटिंग में करके उसको प्रिजर्व कर लेंगे, ताकि आने वाला जो मेरा पीढ़ी है हमको वो लेगेसी उनको देना रहेगा। और शुरुआती दौर में देखेंगे तो आपने कि जो धार्मिक जो किताबें ज्यादा छपी, क्योंकि उस वक्त धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो मानव विकास में और भी जो चीजें हैं, सामाजिक किताबें, राजनीतिक किताबें, अर्थ से संबंधित, अकादमिक, और फिर धीरे धीरे जब हम गुरुकुल की पढ़ाई किए या और कॉलेजेस आ गए तो सब्जेक्ट्स की किताबें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और ऐसे कुछ कुछ लाइब्रेरीज का फिर विकास हुआ। ये सब चीजें मिलकर पुस्तक लेखन की एक जो हिस्ट्री है उसको बताती हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आज के दौर में मैं देखता हूँ कि डिजिटल का जमाना है, सब चीजें बदलाव में हैं, तो कहीं ना कहीं किताबों पर, पुस्तकों पर असर पड़ा है। हम ज्यादातर ऑनलाइन हो गए हैं, ओडीएल आने लगे हैं। ओडीएल माने ऑनलाइन जो हमारे डिजिटल लाइब्रेरी, जो हमारी पहले लाइब्रेरीज होती थी वो बदल गई हैं, अब ऑनलाइन आ गया है। और इसी तरह से बहुत सारी जो किताबें थी जो हाथ से हैंड रिटन, या हमने उसको हार्ड बुक में कन्वर्ट किया था, अब वो उसको स्कैन करके उसको डिजिटल के फॉर्म में लेकर हम लोगों के बीच में रखा जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ। और बहुत सारे नए तरीके आ गए। आप खुद की किताब पब्लिश कर सकते हैं। पहले जरूरत थी एक प्रकाशक की, एक राइटर मेहनत करता था, फिर उसको प्रूफ रीडर चाहिए था, फिर उसको एक पब्लिशर चाहिए था, फिर उसको आप आगे बढ़े तो उसको एक पब्लिशर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए था। अभी सारा काम डिजिटल हो गया। आप खुद से ही किंडल देखिए, एक ऑप्शन है, सब कुछ आप किताबें अपनी वहीं पर बनाकर, छाप कर और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, मेरा जो अगला प्रश्न है वो है कि आपकी बुक राइटिंग की एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी, देखिए, शुरू में जब भी बुक राइटिंग की बात आम आदमी से करें तो उसको घबराहट होती है ना। आम आदमी तो किताब लिखने के बारे में सोच नहीं सकता है समाज में। जैसे आप उच्च शिक्षा में आते हैं, जैसे हम लोग अभी बीए किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एमए किया, फिर एमफिल, पीएचडी जब करते हैं, यानी एकेडमिक जो बहुत सारी एक्टिविटीज में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल और एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर वहां किताबों के बारे में थोड़ी सी हमारी समझ बनती है और मन करता है कि कुछ लिखें। तो हम लोगों को देखते थे, किताब का मतलब कि आप ऑथर हो गए, बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, अरे आपकी किताब आ गई है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा करके महसूस होता है। अब ऑथर के तौर पर जब देखेंगे, आम आदमी की तरह मुझे भी ये सब महसूस हुआ। चाहत होती थी कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन फिर क्या होता था कि हम लोग सीनियर से, अपने टीचर से सुनते थे, किताब लिखने का मतलब ये है कि वो मौलिक होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, अपने थॉट्स होने चाहिए, लाइफ में जो आपने सीखा है।
किसी की नकल करके नहीं, किसी को कॉपी नहीं करना है ना। और रेलिवेंसी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उसकी क्या जरूरत है, कितना महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के डर लगता था क्या करेंगे, लेकिन सोच होती थी। करते करते वक्त गुजरा, पढ़ते थे हम लोग किसने क्या किताब लिखी है, कभी नॉवल देखते तो हमने कैसे नॉवल लिखा होगा इन्होंने, मैगजीन पढ़ते थे तो लिखने वाले ने कैसे लिखा होगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट्स के बुक थे उसमें कैसे लिखा होगा, तो वो जहन में घूमता है। धीरे 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 चीजें पढ़ने समझने से क्रिएट हुआ। फिर बहुत सारी वर्कशॉप्स के जरिए से टीचर से सीनियर से बात करके कैसे एक चैप्टर कैसे लिखा जाता है, उसका आउटलाइन कैसे बनता है, एक बुक का मतलब क्या होता है ना। अखबार भी ऐसे ही लिखते हैं, मैगजीन भी होता है, तो बुक में अखबार में इसमें फर्क क्या होता है। तो ये कुछ कुछ फर्क पता करने की कोशिश की, तो पता ये लगा कि हम लोगों को बुक लिखते हुए बहुत सचेत रहने की जरूरत है, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन सोसाइटी में नहीं चले, क्योंकि बुक एक साथ हजारों लाखों में छपती है ना। तो उसके लिए फिर आपको अलर्ट रहना है, पैसा भी खर्च होता था पहले के टाइम पे। सब चीजें देख के सुन के लोगों से बात किया और करते करते तो ऐसा करके फिर लाइब्रेरी में हम लोग सीखते लिखते पढ़ते और धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस जब हुआ, फिर एक वक्त आया कि मैं मीडिया राइटिंग में कुछ काम कर रहा था, टीचिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जब एक बच्चा आता है तो उसको हम जब बताते हैं न्यूज़ क्या होती है, फिर उसको कैसे लिखा जाता है, फिर उसको पढ़ के उसको कैसे न्यूज़ बनाना है अपनी न्यूज़ के एग्जाम्पल के साथ, ये सब चीज़ें तैयार की और धीरे धीरे एक अच्छा अनुभव बन गया। और फाइनली जो मेरी पहली किताब है उसको 10 साल के बाद टाइटल मिला जिसका नाम था लेखन कला। माने जो राइटिंग स्किल्स है या जो आपके राइटिंग आर्ट है, उसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि राइटिंग लिखने की जो तरीके हैं वो क्रिएटिव राइटिंग से आते हैं। जब आप शुरू में अपने एक्सपीरियंस को लोगों के बीच शेयर करना जानते हैं, जिसमें आप गजल से, आप कविता पाठ से, शॉर्ट स्टोरी से, छोटा सा आर्टिकल लिखकर, ऐसा करके आप लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। जब ऐसा हुनर आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे जर्नलिस्टिक राइटिंग में, जिसमें न्यूज़ कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, बड़ा बड़ा, फिर आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, और फिर फीचर कैसे लिखना। फिर इससे और आगे बढ़ते हैं तो रेडियो राइटिंग कैसी होती है, टेलीविजन में फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, फिल्मों के लिए राइटिंग का क्या तरीका, डायलॉग कैसे लिखें, ये सारी चीजें क्रिएटिव राइटिंग और जर्नलिस्टिक राइटिंग दोनों को मिक्स करके उस किताब का एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा। और मैं ट्रेन में चल रहा हूँ तो मुझे याद है कि यात्रा वृत्तांत, जिसे ट्रैवल लॉग कहते हैं हम लोग, ट्रैवल लॉग के लिए मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मैंने अपनी ही सफर को मैंने कन्वर्ट किया यात्रा वृत्तांत। ऐसे ही मैं लोगों के बीच में जाके भाषण देता हूँ या कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए बात करते हैं, उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया कि एक भाषण कैसे लिखते हैं। फिर इसी तरह से आर्टिकल की बात आई तो अपना आर्टिकल लिख के देखा। ऐसे ही और छोटे छोटे स्टोरीज, जैसे मैंने समाज में कुछ देखा उसको शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो अपनी रियल घटनाओं को कन्वर्ट करके फिर ऐसा करके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनते गए। और 10 साल के बाद फाइनली फिर मेरी एक किताब का स्वरूप तैयार हुआ। फिर दोस्तों के साथ अपने और मेरे जो साथी हैं, को ऑथर हैं संदीप जी, उनके साथ मिलकर मैंने उसे फिर डिजाइन किया, प्रूफ रीडिंग किया, फिर लोगों से बातचीत किया कौन पब्लिश करेगा, तो फिर उसे पब्लिश करवाया और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा करके मेरा पहला किताब आया। उसके बाद फिर हिम्मत खुल गई, फिर आगे धीरे धीरे काम बढ़ता जी। सर, मेरा जो अगले प्रश्न है, बुक राइटिंग का प्रोसीजर क्या होता है जी। तो वो शुरुआत कैसे होता है और कैसे हम उसको लिखते हैं, उसके बारे में बताइए। बुक राइटिंग की जब भी बात आती है, देखिए शुरुआती दौर में सबसे पहले जिज्ञासा मैं कहता हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगा, आपने समाज में कुछ देखा है ना, आपने उसको देखकर फिर आपने राइटिंग के कुछ फॉर्मेट सीखे हुए हैं। जैसे हम स्कूल में कुछ सीखते हैं ना, कविता कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं, तो छोटा छोटा ये चीज सीखते हैं। और जब मीडिया में आते हैं तो बहुत सारे और भी जर्नलिस्टिक राइटिंग स्टाइल्स हमको आ जाते हैं। ये राइटिंग सीखने के बाद फिर हमारे पास अब शब्द होते हैं, हमारे पास वोकैबुलरी होता है, हमारे पास डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी का वो हमारे पास होता है। और फिर कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये वाला गैप है, कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस चीज की कमी है। साहित्य जिसे हम कहते हैं, लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, वो क्या कमी है, वो क्या गैप है, वो सबका अपना पर्सनल।
कभी भी कोई भी चीज आपको पिंच कर सकता है, उस पर आप कविता लिख देंगे, कोई फिल्म बना देगा, कोई नॉवल लिख देगा। तो ये क्रिएटिव माइंड का एक प्रोसेस रहता है। और जब आप निश्चित हो जाते हैं कि हाँ इस विषय पे मुझे काम करना है, तो राइटिंग के वो साधारण तरीके हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को पसंद आए, है ना। फिर वो उसमें ग्रामेटिकल ऑप्शन आता है कि वो किस एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव में लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें, पास्ट टेंस में लिखें, या आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आप कैसा समझाना चाहते हैं। तो किताबों के अलग अलग स्वरूप है, बहुत सारे, है ना। कोई आप किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए लिखना चाहते हैं, किसी को आप नॉलेज देने के लिए किताब लिखना चाहते हैं। तो ऐसा करके वो डिपेंड करता है। किसी क्लास के लिए लेसन लिख कर चैप्टराइजेशन करके आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो विषय के अनुरूप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, किस फील्ड के लिए आप बुक लिख रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रख के हम उसके अलग अलग प्रारूप तय करते हैं बुक राइटिंग के। उसके सेंटर में सबसे बड़ी बात जो वो यही है कि लोगों तक मुझे अपनी जानकारी, अपनी सूचनाएं और अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो उनको जरूरत में आती है, या आपने कोई शोध कार्य रिसर्च किया है वो लोगों तक पहुंच जाए और उनको आसानी से समझ में आ जाए, और फिर वो लोग उसको समझकर सोसाइटी के लिए फिर अपना कंट्रीब्यूट करें। उस किताब के बेस पर फिर वो कुछ और नया लिखें, कुछ और अपना कंट्रीब्यूशन दें, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े और सोसाइटी को हेल्प हो। ऐसा करके किताब का रहता है। और इसी प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि साधारण वे से बात लोगों को समझ में आना चाहिए, सबसे जरूरी ये बात है। उसके बाद धीरे धीरे फिर उसमें राइटिंग स्किल्स का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, वो सीखता है आदमी धीरे धीरे। तो अपना टाइटल, अपना पहले क्षेत्र निश्चित करें, मुझे किस क्षेत्र में काम करना है, फिर किस विषय पर काम करना है, फिर जो वो विषय है उस विषय को हम भागों में, अध्यायों में या चैप्टर में या पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। कि मान लीजिए कि आप लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं, तो सीधे से लैपटॉप इक्विपमेंट्स पर या लैपटॉप के मैं डिजाइनिंग पर बात नहीं करूंगा। लैपटॉप का क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, ऐसा करके प्रोसेस में बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हुए उसका कंसेप्ट क्या है, उसका यूज क्या है, धीरे 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 वो सारी चीजें उसमें, और फिर आगे आगे बढ़ते उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें पार्ट्स क्या है, ऐसा करके आप उसके डिफरेंट जो डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप बुक का कंटेंट उसके अंदर डालना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब वो कंटेंट चला जाता है तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है आपका। अभी क्या है, आउटलाइन बन गया। अब इस आउटलाइन को लेकर कुछ दिन मैं शांत हो जाऊंगा कि मेरे पास कंटेंट बना है, आउटलाइन बन गया है, डिजाइन बन गया। अब उस पर फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ, जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग शोध कार्य, रिसर्च वर्क को रेफरेंस देखना, बहुत सारे बुक्स को पढ़ना, बहुत सारे लोगों से जो उससे रिलेट करते हैं उनका इंटरव्यू लेना, उनके पॉइंट्स नोट करना, ऑब्जर्वेशन करना, खुद का भी माइंड अप्लाई करते हुए और क्या नया हो सकता है, कुछ रिसर्च करना, फिर उसको कोलैबोरेटिवली सबको इकट्ठा करके फिर हम अब वो कंटेंट को रखते हैं उसमें खाका में। तो पहला ड्राफ्ट बोलते हैं इसको। अब ये ड्राफ्ट बन गया, इसको छोड़ दिए, फिर कुछ दिन आराम करते हैं हम लोग, है ना, राइटिंग में। फिर सेकंड ड्राफ्ट आता है, तो सेकंड ड्राफ्ट में मैं दोबारा उसको पढ़ने लगता हूँ कि ये पहला लाइन ठीक है, दूसरा ठीक है, ठीक गलत है, उसमें प्रूफ रीडिंग होता है, उसके सेंटेंस मेकिंग जो लाइन ठीक है कि नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक है कि नहीं है, पैरास जो बनाए थे वो लेंदी तो नहीं है बहुत ज्यादा, एक साथ कंटिन्यू फ्लो में मैं बोले तो नहीं जा रहा हूँ, कुछ ब्रेक बीच में चाहिए, तो पैरास में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करके कुछ कुछ चीजें उसमें ठीक करते हैं। सेकंड ड्राफ्ट जाता है, फिर थर्ड ड्राफ्ट निकलता है ना। ऐसा करके फिर मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल में बनती है। फिर उसको आप जैसे और साथियों से, 2-3 लोगों से उसको रिव्यू कराया जाता है। और जब फाइनली कंटेंट वाइज उसके बाद ग्रामेटिकल उसके जो एरर्स ठीक हो जाते हैं, उसका राइटिंग फ्लो, जो राइटिंग स्टाइल कैसा आपने यूज किया उसका अच्छा हो जाता है। फिर जो कुछ एरर्स हैं उनको करेक्ट करने के बाद आपका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होता है। उसको लेके फिर आप पब्लिशर के पास जाते हैं, है ना। और पब्लिशर फिर ढूंढते हैं कि कोई आपको रॉयल्टी दे रहा है, तो कोई आपसे कहता है कि नहीं इसके बदले में पैसा लूंगा। ऐसा करके अलग अलग पैटर्न जो चल रहे हैं सोसाइटी के। पब्लिशर बहुत सारे लोग अच्छा काम करने के बाद आपको इनवाइट करते हैं एज ए ऑथर, तो आप उनके पास जाते हो, बोलते हैं कि मैं आपको 20 किताबें 50 किताबें दे दूंगा और ये सब हमारे यहाँ से छपेगा, आपको 1 रुपया देना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना मेहनत किए। कई जगह पे ये होता है कि कॉस्ट आता है प्रिंटिंग का, तो वो कहते हैं कि मैं बियर नहीं कर सकता, आप कॉस्ट भी हमको दीजिए आप।
लेकिन उसमें कॉपीराइट रहता है, फिर वो जो भी मिलता है आपको रहेगा। और अगर वो रॉयल्टी बेस करते हैं तो 15% या जो भी रॉयल्टी फिक्स होती है, एक किताब जब बिकेगी तो उसका 15% आपको मिलेगा। ऐसा करके ये एक प्रोसेस रहता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रहती हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर उससे संबंधित जो लोग हैं वो आपसे मिलते हैं, आपसे प्रमोशन करवाते हैं, आपसे लेक्चर रखवाएंगे, और जो इस फील्ड से आपको जानते हैं वो आपकी किताबों को परचेज करते हैं। ऐसा करके राइटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का एक प्रोसेस है। जी सर, मेरी लास्ट क्वेश्चन है, जैसे बुक राइटिंग के बारे में डिस्कस होती है तो ऐसे कहते हैं कि बुक राइटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। सर, आपके हिसाब से सच में क्या बुक राइटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है? हाँ, मैंने पहले भी कहा गीतांजलि की अक्सर देखो डर तो लगता ही है, लेकिन डरना नहीं है इसमें। डर इसलिए लगता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि डॉक्टरी लाइन में चले जाएं तो बीमारियों के इतने बड़े बड़े नाम सुन के हम लोग घबरा जाते हैं। मालूम क्या पड़ता है कि थोड़ा सा आपका टेम्परेचर हाई हुआ है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर लीजिए, सिर पे पट्टी रखिए, गर्म, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसका नाम सुन के बुखार को जिस टर्म में बोला जाता है, मेरा टेम्परेचर क्या, मेरा सब कुछ एकदम हिल जाता है। यानी कहने का मतलब कि इन चीजों को हमें फील करना है, घबराने की जरूरत नहीं। जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज में तो डर खत्म होता है। जितना दूर रहेंगे तो आपको डर लगेगा। नजदीक आइए, नजदीक आने के बाद फिर आप अपने और बहुत सारे ऑथर से मिलना शुरू कीजिए, देखिए वो कैसे लगते हैं, किस एरिया में जाना चाहते हैं, डिपेंड करता है ना। और ये तो जुनून है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आए, आपका स्वागत है, और उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें जो भी नए हमारे साथी आते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पढ़ना शुरू करें, पहले रीडिंग हैबिट्स बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। और आज तो और जमाना आप देखेंगे कि बिल्कुल बदल गया है। जब मैं बात करूं इस डिजिटल एरा की, तो अब तो किंडल पर आपने लिखा एक दिन में आप बुक पब्लिश कर सकते हैं। हम लोग कई बार हमारे एक साथी और हम लोगों ने एक वर्कशॉप की जिसको कहते हैं कुक योर बुक इन 30 डेज। बिकॉज कुक योर बुक इन 30 डेज का मतलब ये कि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस, आपके थॉट्स, आपके बहुत सारे नए कंटेंट आपके पास रहते हैं, बट उसको आउटलाइन नहीं मिलती है। और फिर आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं बहुत सारे जो आपका काम आसान कर देते हैं। टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। आपने बुक का चैप्टर को डिजाइन करने के लिए कंटेंट उसमें डाल दिया और हर पेज को वो बताएगा कि फोटोग्राफ्स यहाँ लगेगा, नीचे ऐसा चलेगा, कैप्शन इधर रहेगा, या आपका सुंदर किताब दिखने के लिए क्या ऑप्शंस हो सकता है। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। और प्रिंटिंग के लिए डेस्कटॉप पब्लिकेशन अपने पास है, जस्ट आप सब कुछ तैयार कीजिए और एक बटन क्लिक कीजिए, नेक्स्ट आपकी बुक पब्लिश हो जाती है ना। और पहले जो रॉयल्टी वाला जमाना था, थोड़ी सी चीजें बदलाव हुई है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या पब्लिशर की जरूरत होती है। आप खुद पब्लिशर हो सकते हैं। पब्लिकेशन के साथ आप किंडल एक ऑप्शन अमेजन पर आता है, आप किंडल वर्जन में अपनी किताब छाप सकते हैं। वो आपको डिजिटल एक आइडेंटिटी भी देते हैं, ISSN नंबर करके, जैसे बुकों का, किताबों का रहता है ISBN नंबर रहता है। तो ये नंबर आपको मिलता है और उससे यूनिक आईडी कहते हैं इसे, फिर ताकि दूसरा कोई और उसे कॉपी ना कर सके या आपकी यूनिक बनी रहे। और डिजिटल एरा में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इतना जल्दी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो बुक किताबों से हट गया है, वो सीधे से ऑनलाइन पर देख लेते हैं। कोई गुरेज नहीं है ऑनलाइन पर देखना, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने कई बार महसूस किया, अभी कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कि कितनी देर में स्क्रीन पर बैठ सकता हूँ, बट अगर मेरे पास वो किताब रखी है तो एक वो घर में तरीका भी और आपका एक पर्सनालिटी में भी आता है कि आपने किताब पढ़ी ऐसा करके। फिर जहां तक पढ़ा ठीक है, वहां पेज मोड़ दिया या फिर उसको हमने उसमें निशान लगा कर उसको बंद कर दिया, अपने बेड के पास रखा, हर शाम को एक चैप्टर पढ़ लिया। जैसे हम अपने धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, आज एक अध्याय पढ़ लिया, नमस्ते किया, उसके बाद प्रार्थना कर ली। ऐसे ही हमारी किताबें। तो हार्ड जो बुक का जो टाइम है या आपका किताबें हमारे सामने रखकर जो पढ़ते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मेरे मानस पटल पर रहता है। और ऑनलाइन पर हम जब जाते हैं तो स्क्रीन पर बहुत देर तक रह नहीं पाते, और वो इंस्टेंट काम के लिए जरूर है। ऑनलाइन को मैं यूं मानता हूँ ये रेफरेंस के लिए है, लेकिन आप सब कुछ ऑनलाइन मानकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो हमें अब आंखों पर, हमारे दिमाग पर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। इसीलिए जरूरत है कि हमें हार्ड कॉपी वाला जो कंसेप्ट है उसे फिर से लाएं,
बुक अपने घर में छोटी छोटी लाइब्रेरीज दोबारा से बनाएं और किताबें पढ़ें, किताबों में इंटरेस्ट बढ़ाएं और पढ़ने देखने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका वाकई में अलग अनुभव है। ये सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें। ऑफलाइन तो है ही है सब कुछ, लेकिन एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, हम लोग फोटोग्राफ्स खींचते थे ना पहले, और वो फिर हम डेवलप कराने जाते थे। आज भी आपके घर में वो एल्बम रहेगा। आप 10 साल से आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके पास होगा, और आज लाखों फोटो हमारे कैमरा में रहती है। कहाँ है सब? 5 साल से हो सकता है मेरे पास या आपके पास 10 साल से अगर मोबाइल है, कितना फोटो क्लिक किया होगा और कितना सेव है आपके पास। आज अच्छा लगा, कल अरे इसकी जरूरत ही नहीं, करो डिलीट, पूरा का पूरा हार्ड डिस्क क्रैश हुआ, सब खत्म। कहाँ गया सब? हम कहते हैं गूगल ड्राइव पे डाल लो, सब कुछ वहां पड़ा रहेगा। गूगल ड्राइव पे 1 लाख मेरी फोटोग्राफ्स मैंने डाल दिया। किसको फुर्सत है वो 1 लाख देखने के लिए? मैं कब अपनी मेमोरी को वापस आके देखूंगा? तो अपना यूज है ना। आप पिक्चर्स का उसको बनाकर, उसको पोस्टर बनाकर अपने घर में एल्बम बनाकर रखने का, उसका अपना बिजनेस भी है। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है आपको तो अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए, यही मेरा कहना है ना। सर, मेरी जो अगले प्रश्न है, आप 10 विदेशी भाषा में अलग अलग बुक लिख रखे हैं, तो उनके बारे में बताइए। गीतांजलि मैंने हिंदी में और इंग्लिश में लिखी है। हिंदी में लेखन कला, मीडिया लेखन पर है ये किताब। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें ना, जिसे हम लोग जनसंचार एवं कृषि विकास पद्धति कहते हैं, उस पर हिंदी में किताब है। इससे आप एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चर के जो नए आयाम है उसको देख सकते हैं। उर्दू में मेरी किताब है फन तहरीर करके, उसको हिंदी की किताब को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। और इसके बाद फिर ड्रॉन जर्नलिज्म पर एक किताब है, मोबाइल जर्नलिज्म पर है एक किताब। अभी पेपराजी को, जिसको हम फोटोग्राफी में आपने देखा होगा, बॉलीवुड स्टार्स के जो छुपकर फोटो खींची जाती है उसको पेपराजी कहते हैं, उस पर एक किताब आई। जब हम किसी बात को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए ना क्रिएटिव एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, क्रिएटिविटी क्या कहते हैं जैसे, या कुछ महसूस करते हैं जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, है ना, किसी चीज को फील करना अपने दिमाग में। तो ये क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन पर एक किताब आई है वो, और साथ साथ ये मोबाइल जर्नलिज्म पर, सिटीजन जर्नलिज्म पर, पेपराजी पर, ये कुछ किताबें जो किंडल वर्जन भी थी, अमेजन पर ऑनलाइन ऑप्शन था इनका। लेकिन फिर यूरोप की पब्लिशर ने कहीं देखा और हमसे संपर्क किया। मेरे को ऑथर इसमें डॉक्टर भारत धीमान, तो हमसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी जो ये सब किताबें अपने यहाँ से यूरोप से पब्लिश करना चाहते हैं। उन्हीं में से जो क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ जो बाकी जो किताब थी जिसमें क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है, इसको उन्होंने विदेश की अलग अलग 10 जो भाषाएं हैं हमारे विश्व की, उनमें कन्वर्ट किया है। तो ऐसा मुझे ईमेल दोस्त के जरिए से मालूम पड़ा था। ये कुछ चीजें हैं, एक अच्छा है, अपने लिए भी अनुभव अच्छा है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आप कुछ काम करते हैं तो आप जिन भाषाओं को नहीं जानते लेकिन वहाँ रहने वाले लोग उससे पढ़ते हैं, उस भाषा में आपसी बात, मकसद वही कि आप जो लिखें पढ़ें वो समाज हित के लिए हो, लोगों के हेल्प के लिए हो। ऐसा कुछ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो, है ना। थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज आपने जो बात बताई है, मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सर। आपकी जो वॉइस है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आपकी जो पर्सनालिटी है स्पेशली मैं तो कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। और धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर।